हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है जीडीएनटी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जीडीएनटी का फुल नेम क्या है। तो उसका फुल नेम होता है जियोमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग। तो आज हम उसके बारे में काफ़ी कुछ जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हिस्ट्री से। तो जीडीएनटी का पास्ट मतलब कैसा था, वो कहाँ से शुरू हुआ और किसने उसका शुरुआत किया वो देखते हैं। तो इन 1940 में स्टैनली पार्कर करके एक बंदा था जो कि टॉर्पीडोज की इंडस्ट्रीज़ में काम करता था, जो कि स्कॉटलैंड में थी। तो उसने वहाँ पर एक चीज़ नोटिस की। तो उसने वहाँ पर नोटिस किया कि जितने भी कंपोनेंट्स वहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो उसमें रिजेक्शंस आ रहा है। माना कि उसका जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पर फुलफिल हो रहा था, फिर भी वो रिजेक्ट हो रहे थे। तो ऐसा क्यों हो रहा था? तो उसने देखा कि जो ड्राइंग्स में उसके डायमेंशंस थे उसमें काफ़ी क्लोज टॉलरेंस मेंशन किए हुए थे। तो उसकी वजह से वहाँ पर उसका रिजेक्शन आ रहा था। तो उसने सोचा कि अगर इतने डायमेंशन की ज़रूरत नहीं है और फिर भी वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है तो उसको कुछ अलग तरीके से डायमेंशन देने चाहिए। तो उसने वहाँ पर एक नोट्स बनाया जिसका नाम था डिज़ाइन एंड डायमेंशनिंग। उसके बाद 1940 में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तब यूएस आर्मी को काफ़ी वेपन्स बनाने की रिक्वायरमेंट आई। तो उन्होंने क्या किया कि 1949 में मिल स्टैंडर्ड जो था 8 उसमें उन्होंने ये टेक्निक को इम्प्लीमेंट किया। और उसके बाद 1953 में उसको रिवाइज किया जिसमें उन्होंने रूल नंबर 1 के नाम से जीडीएनटी को इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद में एएसएमई यानी कि अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, उन्होंने 1957 में एएसएमई वाई 14.5 ये जो है एएसएमई वाई 14.5 ये स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट किया। जो ये स्टैंडर्ड है वो हर 10 ईयर्स के बाद रिवाइज होता है। तो अभी उसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 2018। तो ये उसकी हिस्ट्री के बारे में था। तो जानते हैं अभी जीडीएनटी के बारे में। तो अब जानते हैं जीडीएनटी की कुछ फीचर्स के बारे में जिसका शॉर्ट नेम है एसएलओएफ। तो एस से मतलब होता है साइज, एल से मतलब होता है लोकेशन, ओ से मतलब होता है ओरिएंटेशन और एफ से मतलब होता है फॉर्म। तो ये 4 चीज़ बहुत ही बेसिक है जीडीएनटी के में। तो जिसके बारे में हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहला है साइज़। तो आपके ड्राइंग में साइज़ क्या मैटर करता है, यानी कि क्या इंपॉर्टेंस है उसका ड्राइंग के अंदर। तो मान लीजिए आपको कोई सिलिंड्रिकल कंपोनेंट डिज़ाइन करना है और उसका आपको डायमेंशन देना है, तो आप क्या करेंगे, उसका डायमीटर और उसका लेंथ ड्राइंग में इंडिकेट करेंगे। तो ये हो गया अपना साइज़। उसके बाद आता है लोकेशन, यानी कि आपने जो कंपोनेंट डिज़ाइन किया है, यानी कि आपका जो फीचर्स है उसका लोकेशन क्या रहेगा, किसी के फीचर्स के रेफरेंस में ये फीचर्स कहाँ पर आएगा। तो उसके लिए आता है लोकेशन। तो लोकेशन के लिए ज़्यादातर देखा जाए तो जो होल फीचर्स होता है तो उसके लिए ये जीडीएनटी फीचर्स बहुत ही यूज़ होता है। उसके बाद आता है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन यानी कि अपना जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर हमारा जो कंपोनेंट है उसका ओरिएंटेशन हमें क्या रखना है, यानी कि इस डायरेक्शन में रखना है, इस डायरेक्शन में रखना है या इस डायरेक्शन में रखना है। यानी कि किसी की फीचर्स के रेफरेंस से उसको पैरेलल रखना है, परपेंडिकुलर रखना है या फिर एंगल पे रखना है। तो उसके लिए आता है उसका ओरिएंटेशन। उसके बाद आता है फॉर्म। तो जो फॉर्म जीडीएनटी फीचर्स है वो जनरली जो अपना फीचर्स है, यानी कि अपना जो कंपोनेंट है उसका जो जियोमेट्री है उसको कंट्रोल करने के लिए फॉर्म फीचर्स यूज होता है। मान लीजिए आपका सिलेंडर जो बना है आपका, ये कुछ ऐसा बन के आता है। तो इसका जो डेविएशन है, इसका जो टॉलरेंस है, इसका जो शेप है उसमें जो टॉलरेंस आता है वो आता है फॉर्म फीचर्स में। इन 4 के अलावा 2 फीचर्स और भी है। जो होता है प्रोफाइल एंड रनआउट। तो ये जो सारे फीचर्स है उसके बारे में हम डिप में जानने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोस में, लेकिन अभी हम इसको यहाँ पर रखते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ कि जीडीएनटी इंपॉर्टेंट क्यों है इतना। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जीडीएनटी जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों रहता है इंडस्ट्रीज़ में। तो मान लीजिए कि हमें एक मिरर बनाना है, ठीक है, जिसका थिकनेस 5 mm है। अभी मिरर में इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसका जो सरफेस है वो उसमें जरा सा भी वेवीनेस आएगा, अगर अनइवननेस आएगा तो वहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, प्रॉपर्ली आप वहाँ पर देख नहीं सकते। तो उसका जो फेस है वो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए आपको उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते हैं, ये जो 5 mm है उसको आप ±0.01 में टॉलरेंस दे देते हैं। लेकिन फिर भी जब आपका एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चर होकर आता है तो मान लीजिए ये कुछ ऐसा आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका जो डायमेंशन है हर जगह पे
तो यहाँ पर आप देखें तो हर फेस वो पैरेलल है और वो आपका ये टॉलरेंस और ये डायमेंशन मीट कर देगा, लेकिन इसका जो फेस है वो फ्लैट नहीं है, इसकी वजह से इसमें रिजेक्शन आएगा। तो ये जो चीज़ है वो हमारी GD&T में इन्वॉल्व हो जाती है। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो मान लीजिए कि आपको एक सिलेंडर बनाना है, सॉलिड सिलेंडर है, ये सिलेंडर किसी और सिलेंडर के अंदर फिट होता है, ठीक है। तो इसका आप ड्राइंग बनाते हैं जिसमें आप मेंशन करते हैं उसका डायमेंशन, ठीक है। अब जब ये मैन्युफैक्चर होके आता है तब कुछ ऐसा बन के आता है, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर है वो हर जगह पे 50 mm ही रहेगा, लेकिन ये जो कंपोनेंट है वो इसके अंदर जा नहीं सकेगा क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है। तो इसके लिए भी GD&T में बहुत सारे अलग अलग फीचर्स है जिसकी वजह से आप इसके जो फॉर्म है इसका जो शेप है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए GD&T बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ASME ने स्टैंडर्ड लॉन्च किया था तब उसने एक लिस्ट और भी दिया था कि बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने स्टैंडर्ड परचेस करके रखा है, यानी कि जैसे कि देखा जाए तो GE यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक्स है, फोर्ड मोटर्स है, लॉकहीड मार्टिन्स है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी है जिन्होंने ये स्टैंडर्ड परचेस किया हुआ है क्योंकि ये स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इसके बारे में हर एक फीचर्स के बारे में अलग से वीडियो में देखने वाले हैं जिसमें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे मेरे साथ कुछ नया सीखने के लिए। थैंक यू।